हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं गांधी और अंबेडकर में वैचारिक अंतर या एक उनके राजनीतिक चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन। गांधी और अंबेडकर दोनों समकालीन रहे हैं। दोनों चिंतन के स्तर पर भी सामाजिक न्याय और मानवतावाद का पक्षधर रहे हैं और वो केवल एक विचारशील व्यक्ति ही नहीं थे, अपितु राष्ट्रीय आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, समाज सुधारक के तौर पर, समाज के वंचित और कमज़ोर तबके के हितैषी के तौर पर संघर्ष किया है और ज़मीनी संघर्ष किया है। लेकिन समान उद्देश्य होते हुए भी रास्तों में कहीं कहीं आपको अंतर मिलेगा और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि गांधी और अंबेडकर में जिस मुद्दे पर मतभेद था वो जाति व्यवस्था को लेकर था। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। यह हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बुराई है और जो सभी को समान रूप से साथ लेकर चलने में बाधा पहुंचाती है, खास तौर पर अस्पृश्य जाति के लोगों को अमानवीय और द्वयम दर्जे पर जीने के लिए विवश करती है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो और इस विचार को समाज में जगह मिलनी चाहिए। गांधी ये मानते थे कि जाति व्यवस्था सही है और जाति आधारित जो भेदभाव है वो गलत है। गांधी जी जाति आधारित भेदभाव अर्थात जो अस्पृश्यता का भाव है उसका विरोधी थे। लेकिन गांधी चाहते थे कि जाति बनी रहे। जाति का गांधी इसलिए भी समर्थन करते थे क्योंकि वहाँ बालक को एक रोजगार का प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कुम्हार का बेटा है, वो बचपन से ही जब वो घर में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखता है तो वह भी उस काम में हेल्प करता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो जो स्वरोजगार की शिक्षा है उसे बालक अपने घर से ही हासिल करके आता है। इसी तरह दूसरे भी, जैसे नाई है, ब्राह्मण है, दलित हैं, जिनके भी तो सब जातियों के जो अपने काम थे तो वो काम बच्चा जब अपने घर से सीख के आता है तो उसके हाथ को काम मिल जाता है, वो बेरोजगार नहीं रहता है। तो गांधी इस रूप में जाति व्यवस्था के समर्थक थे। लेकिन अंबेडकर ने जाति व्यवस्था में जो भेदभाव देखा है, खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, वो ये उनका ये यकीन था अंबेडकर जी का कि जाति व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। गांधी का ये यकीन था कि हम बुराई का उन्मूलन कर सकते हैं अस्पृश्यता की, और उसके बाद जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक एकता में कहीं बाधा नहीं बनेगी। तो ये इनके विचारों में एक जो मतभेद था। दूसरे नंबर पर जो दूसरा मतभेद है वो आता है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही, कि राजनीतिक आज़ादी पहले या सामाजिक आज़ादी पहले। कांग्रेस उस समय एक प्रमुख संगठन था जो राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। तो उसकी ये सोच थी कि पहले अंग्रेज हमें आज़ादी दें या स्वशासन दें, और उसके बाद जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार बनेगी तो ऐसे कानून बनाएगी, ऐसे योजनाएं लागू करेगी जिससे कि समाज में सबको अधिकार मिले, गैर बराबरी का अंत हो, शोषण का अंत हो
और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाएगी। लेकिन अंबेडकर ये चाहते थे कि पहले सामाजिक आज़ादी मिले, यानी कि अंग्रेज देश को तब राजनीतिक आज़ादी दे या तब इस देश को छोड़ के जाए जब पहले ये जाति है या जो समाज का जो पिछड़ा तबका है उसको अवसर की समानता मिल जाए, वो अभी मुख्य धारा से पीछे हैं। तो इन सब को जब बराबर का अवसर मिलेगा, एक साथ काम करने लगेंगे, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तब अंग्रेज छोड़ के जाएं। क्योंकि अंबेडकर को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो लीडरशिप थी उस पर यह यकीन नहीं था कि वो सामाजिक न्याय के विचार को लागू कर देगी। तो ये एक जो प्राथमिकता का संकट है कि अंबेडकर के लिए सामाजिक न्याय है या सामाजिक स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले थी। गांधी और दूसरे जो कांग्रेसी लीडर थे उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता से पहले थी। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, उसमें हम कोई वो नहीं निकाल सकते। और राजनीतिक आज़ादी भी मिली और उसके बाद वेलफेयर स्टेट ने कई कदम भी उठाए, चाहे वो भूमि सुधार कानून को रहा हो, चाहे वो रिजर्वेशन को के जरिए प्रतिनिधि संस्थाओं में और नौकरियों में समाज के कमज़ोर तबके को आगे लाने का रहा हो, या एजुकेशन के माध्यम से जो जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस का जो विचार है उसे आगे बढ़ाने का रहा हो। तो ये सब कोशिशें होती रही हैं। इन दोनों में एक और अंतर था वैचारिक स्तर पर, वो था कि दलितों का नेता कौन हो। एक और दलित अधिकारों की बात गांधी भी करते थे और अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में वो दलित उद्धार को मुख्य केंद्र में रखते थे। दूसरी ओर अंबेडकर जी का मानना था कि वो असली दलितों के नेता हैं और वो भी भीमराव अंबेडकर भी अपने स्तर पर दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो लेखन के जरिए हो या अपने काम के जरिए हो। बराबर उनकी ये कोशिश थी कि दलितों को उनके अधिकार मिलें, समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए, और गांधी भी ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि गांधी एक स्वर्ण समुदाय से आते हैं, क्योंकि गांधी बनिया थे और चूँकि स्वर्ण समुदाय से आते थे इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो सामाजिक अपवंचना है या ये कहें कि जो जाति आधारित भेदभाव है उसका सामना नहीं किया। इसलिए वो ये नहीं जान सकते कि एक दलित की पीड़ा क्या होती है और उसके अधिकारों के लिए वो कैसे लड़ सकते हैं। अंबेडकर का तर्क था कि उन्होंने अपने जीवन में बचपन से, जब से वो उन्होंने होश संभाला है, तब से उन्होंने समाज में जाति आधारित भेदभाव का सामना किया है। इसलिए वो इस पीड़ा को, इस समस्या को कहीं अधिक गहराई से समझते हैं और वो दलितों के असली हितैषी हैं, नेतृत्व हैं। हालांकि गांधी ने इस तरह की किसी प्रतिस्पर्धा में पड़ने से गुरेज किया। वो अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये जो विरोध था या इस तरह की जो बातें उठी हैं उनका अपना कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप किसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए आप में मानव प्रेम का होना ज़रूरी होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से आपका लगाव है, तब फिर आप उसकी मदद करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और जब आप मानवता के बंधन में बंधते हैं तब ये बंधन मायने नहीं रखता कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, लैंगिकता क्या है। यहाँ तक कि आप राष्ट्र के बंधन भी तोड़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मदर टेरेसा अल्बानिया से हजारों किलोमीटर दूर आकर कोलकाता को अपनी कर्मभूमि नहीं बनाती। उसकी तो या न जाति मिलती थी, न धर्म मिलता था, न रंग मिलता था। बस मिलता था तो वो मानव का रिश्ता मिलता था, और इसलिए उन्होंने काम किया है। राजा राम मोहन राय तो एक पुरुष थे, उसे तो कोई जलती चिता में नहीं धकेल रहा था,
फिर वो सती प्रथा के विरोध में आगे क्यों आए? क्योंकि वो महिलाओं की पीड़ा को महसूस कर रहे थे। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हिंदू कोड ऑफ बिल था, जिसके आगे लागू नहीं होने की वजह से उन्होंने उस समय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था भारत सरकार में, वो हिंदू कोड ऑफ बिल क्या था? महिला अधिकार का दस्तावेज था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर पुरुष होकर महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो गांधी फिर स्वर्ण होकर दलित अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? तो मैं समझता हूँ कि ये जो विवाद है ये कोई बहुत दमदार नहीं था, ये कोई इसका आधार बहुत मजबूत नहीं था। दुनिया में उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो सामाजिक न्याय के विरोधा रहे हैं। तो अगला जो इनमें एक मतभेद रहा है वो औद्योगिकरण और नगरीकरण को लेकर रहा है। अम्बेडकर ये मानते थे कि जो देश में कल कारखाने लगने चाहिए, महानगरों का विकास होना चाहिए, क्योंकि बड़े कल कारखानों में जाति आधारित काम का जाति आधारित विभाजन नहीं होता है। वहाँ सभी जाति के लोग एक साथ काम करते हैं, मिलते बैठते हैं। तो इससे जो जातिगत भेदभाव है या जो जाति का कठोर बंधन है वो टूटता है। वो उनकी एक अलग पहचान बनती है मजदूर के तौर पर, और वो अपने अधिकारों के लिए, अपने वेतन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने हक के लिए साथ संघर्ष करेंगे तो ये बंधन कमज़ोर होगा। और इस देश में जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति भी हम जो कुटीर उद्योगों से नहीं कर सकते, अब हमें औद्योगिकरण के रास्ते पर आ जाना चाहिए। और इसी तरह वो शहरीकरण का या नगरीकरण का समर्थन भी करते हैं, क्योंकि नगरीय जीवन में जो अलग बस्तियां नहीं होती हैं, यानी कि आपके बगल में किसी भी जाति का व्यक्ति का घर हो सकता है। जिसके पास पैसे हैं वो कहीं भी जाकर प्लॉट खरीद सकता है और रह सकता है। गांव में ये दिक्कत है कि यहाँ लोगों या जातियों की बसावट है, और ख़ास तौर पर जो अस्पृश्य कही गई जातियाँ हैं उनको गांव के एक अलग हिस्से में बसाया जाता है, जिन्हें वाल्मीकि बस्ती कहते हैं। अम्बेडकर ये मानता था कि कोई कहीं भी रह सकता है, कि सबके बीच जब रहेंगे तो ज़्यादा उदार होंगे और ये जो जातिगत बंधन है वो टूटेंगे। अंतर्जातीय विवाह का भी वो समर्थन करते थे। और गांधी का ये मानना था कि बड़ी मशीनें हैं वो लोगों में बेरोज़गारी फैलाती हैं और कायिक श्रम का स्थान लेती हैं। लोग आलसी और जो उनमें स्वावलंबन है वो कम हो जाता है, आलसी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गांधी ये चाहते थे कि अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि बड़े उद्योगों में पूंजी है वो एक पूंजीपति के हाथ में संकेंद्रित हो जाती है और एक जो आर्थिक विषमता है वो बढ़ती है। तो गांधी ने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। जब कुटीर उद्योग रहेंगे तो जाहिर है कि नगरीकरण को भी उतना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का एक विचारों का अंतर रहा है। एक और जिस बिंदु पर उन लोगों में मतभेद रहा है वो राज्य या संसदीय व्यवस्था को लेकर रहा है। गांधी संसदीय व्यवस्था के पक्षधर नहीं है। गांधी का आदर्श रामराज्य है, या ये कहें कि कहीं जो राज्य विहीन समाज है, लेकिन उन्होंने उप आदर्श के रूप में एक अहिंसक राज्य को स्वीकार किया है। लेकिन अहिंसक राज्य में जो सत्ता का सर्वाधिक जो केंद्रण रहेगा वो ग्रामीण स्तर पर रहेगा, और ऊपर की संस्थाएं हैं उनमें शक्ति कम होती चली जाएगी। लेकिन अंबेडकर संसदीय व्यवस्था के पक्षधर थे और संसदीय प्रणाली में उनका बहुत यकीन था। वे मानते थे कि संसद अपने स्तर पर ऐसे कानून बनाएगी, ऐसी नीतियां लागू करेंगी जिससे समाज में सबका विकास संभव हो सके। गांधी मानते थे कि जो संसद है उसमें शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण हो जाने से वो निरंकुश हो जाती है, और वहाँ जो सांसद हैं वो जनहित के काम कम करते हैं और मतलब गैर ज़रूरी वाद विवाद अधिक करते हैं। इसलिए गांधी ने संसद को बांझ की संज्ञा दी है। तो ये दोनों मतभेद उभर कर आए हैं।
लेकिन हमें इतना जान लेना चाहिए कि उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोनों ही चिंतनशील व्यक्ति थे, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनका रास्ता एक जैसा ही हो। लेकिन जो अहम बात है वो यह है कि गांधी और अंबेडकर दोनों सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, दोनों मानवतावादी विचारक थे और दोनों व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे का सम्मान करते थे। और उसका उदाहरण इस रूप में भी मिल सकता है कि जब गांधी ने जो मैकडोनल्ड जो पंचांट आया था 1932 में, जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो गांधी ने उसका विरोध किया। गांधी ने कहा कि जो दलित हैं वो हिंदुओं से अलग नहीं हैं। और उस पंचांट के विरोध में गांधी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पुणे की यरौदा जेल में कैद थे, तो वहीं उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तो खुद अंबेडकर जी वहाँ जेल में उनसे मिलने गए, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता कहा, पूना पैक्ट कहा जाता है, गांधी अंबेडकर समझौता भी थे। तो वो मिलने गए, उनका अनशन तुड़वाया और गांधी और इनमें अपनी एक सहमति बनी और जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर अंबेडकर जी गांधी से अगर उनका इसी तरह का अलगाव होता तो सॉरी अगर इसी तरह का अलगाव होता तो वो कैसे मिल पाते? नहीं जाते, वो मरे तो मरने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह जब जो 1946 के बाद जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो नेहरू जी गांधी से मिले और कहा कि हमें किसी एक संविधान विशेषज्ञ को लाना पड़ेगा। जिस तरह उस समय जैसे मॉरिस जोन्स है, आइवर जेनिंग है, जो दुनिया में बड़े कानूनविद थे, जो किसी भी देश के संविधान के निर्माण में मदद करते थे। तो गांधी ने कहा कि हमें इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनसे भी बड़ा कानून का जानकार है और वो अंबेडकर है। इसलिए अंबेडकर प्रारूप समिति, जो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी संविधान निर्माण की प्रोसेस में, तो उसमें शामिल हुए, काम किया। और जो आज हमारा संविधान है, जो इतना बेहतर ढंग से, गतिशील ढंग से काम कर रहा है, वो आज भी अपनी जीवंतता को कायम किए हुए है। तो ये इसी वजह से है कि उसके निर्माण में जो अंबेडकर की सोच रही है, सभी विचार, सभी जो धारा के लोग हैं, उनके विचारों को शामिल किया गया है, तो वो आज काम कर रहा है। तो ये दोनों में मतभेद थे, मतभेद होने के बाद भी वो दोनों बहुत करीब थे, ये मानकर चलना चाहिए। धन्यवाद।